स्लैब रेनफोर्समेंट होता है, जो हम स्लैब के अंदर जो स्टील प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर क्या क्या मिस्टेक हो जाती है जिससे इन फ्यूचर में जो स्लैब फेल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो स्लैब का जो रेनफोर्समेंट होता है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम डाया का क्या यूज कर सकते हैं स्लैब के अंदर। तो स्लैब में हम डिपेंड करता है कि वो आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है या फिर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कॉलम और बीम, ठीक है, कॉलम और बीम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और आपका जो ओनली लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें ओनली आपका स्लैब और आपका वाल होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे जानेंगे कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, अगर आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें आप मैक्सिमम 12 mm का यूज कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम 12 mm का, जैसे कि 4 सूत्र का होता है, ठीक है। तो वो आप डाया यूज कर सकते हैं मेन बार में, और क्रॉस बार में आप 10 mm का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप उसमें 12 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप फ्लैट स्लैब ले रहे हो, 1 वे स्लैब ले रहे हो या 2 वे स्लैब ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 वे एंड 2 वे स्लैब में मैंने काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ कि क्या डिफरेंस रहता है 1 वे स्लैब में एंड 2 वे स्लैब में। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो यहाँ पे आप क्लियर कर देते हो। तो 1 वे स्लैब होता है L बाई लेंथ डिवाइड, ठीक है, लेंथ डिवाइड बाई इसकी ब्रेथ डिवाइड बाई 2। अगर वो 2 का रेशियो रहता है, 2 से भाग हो जाता है। जैसे इसकी लंबाई है 12 फीट और चौड़ाई है 6 फीट, ठीक है। अगर 12 फीट लंबाई है, 6 फीट इसकी चौड़ाई है, तो अगर उसको हम 6 से 12 से भाग करते हैं तो 2 आ जाता है। तो उस कंडीशन में भी अगर 2 बराबर आ जाता है या फिर 2 से ज़्यादा आ जाता है, तो उस कंडीशन में वो स्लैब आपकी 1 वे स्लैब है। अगर ये 12 फीट की है, ये 8 फीट की है, तो 8 से हम 12 से भाग करते हैं तो 1.5 आ जाता है, मतलब 2 से कम है रेशियो से। तो उस कंडीशन में आपकी 1 वे स्लैब है। तो 1 वे स्लैब में हम चारों साइड बीम की सपोर्ट करते हैं, और 2 वे स्लैब में और 1 वे स्लैब में ओनली 2 सपोर्ट सफिशिएंट है। जैसे कि आपका 1 वे स्लैब है तो जो आपकी ब्रेथ होती है, जो लंबाई होती है, जैसे 12 फीट की है तो उसमें दोनों साइड में बीम प्रोवाइड ज़रूरी रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 1 वे एंड 2 वे स्लैब है। यहाँ पे कंटेनमेंट बार यूज किया गया है, टॉप एंड बॉटम, जो बॉटम रेनफोर्समेंट इसको बोला जाता है। स्लैब जो होता है वो एक टेंशन मेंबर है, और बीम एक टेंशन मेंबर है, कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है। तो जैसे कि स्लैब होता है आपका, जैसे कंक्रीट की ओनली एक स्लैब होती है, जैसे कि आपका पत्थर की एक स्लैब होती है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो उसकी मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी ग्रेनाइट होता है आपका, ठीक है, मार्बल होता है या फिर टाइल होती है, उसकी थिकनेस है, इसकी क्वालिटी है, उसके प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। तो इस सेम यही रीज़न रहता है कि जो हम स्लैब होता है, स्लैब में जो रेनफोर्समेंट करते हैं, तो वो कंक्रीट की जो कंक्रीट स्ट्रेंथ को कंक्रीट स्ट्रेंथ को वो टेंसल स्ट्रेंथ में बदल देती है, उसकी बढ़ा देती है। तो इसलिए हम इसमें स्टील प्रोवाइड यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन एंड क्रॉस बार, तो सबसे पहले मेन बार और क्रॉस बार क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कि आपकी चौड़ाई कम है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी चौड़ाई 10 फीट है और लंबाई 12 फीट है, तो सबसे पहले कि 10 फीट में ही सरिया हम प्रोवाइड करेंगे स्लैब में। तो वो जो इस क्लियर स्पैन है वो कैसे मेज़र होता है वो भी आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपका जो बीम है, बीम की चौड़ाई यहाँ पे 1 फीट है, वहाँ पे भी 1 फीट है। उसके बाद जो क्लियर स्पैन बचता है हमारे पास, जो स्लैब का अंदर से अंदर, जैसे बीम का ये फेस आ गया और उधर बीम का ये फेस आ जाता है, जो क्लियर स्पैन बचता है वो हमारा क्लियर स्पैन होगा, वो L हो गया। तो उस L में सबसे पहले हम यूज करेंगे मेन बार, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा होता है, क्रॉस बार कौन सा होता है। जो मेन बार होता है वो लॉन्गर स्पैन के अंदर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है वो आपका लॉन्गर स्पैन के अंदर होता है, ठीक है। और या फिर उसको आप क्रॉस बार भी बोल सकते हैं, जैसे फुटिंग के अंदर हम उसमें यूज करते हैं क्रॉस बार, ठीक है, मेन एंड क्रॉस बार। उसके बाद यहाँ पे जो बार यूज़ होता है, जो ये बार यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका जो टॉप एक्स्ट्रा या फिर आप बेंटअप बार के जो नीचे मेन बार के जो नीचे यूज़ होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है जस्ट टॉप के नीचे। बट लेकिन इस कंडीशन में ये वाला जो बार है ये मेन बार है शॉर्टर स्पैन के अंदर, जैसे कि पहले प्रोवाइड किया हुआ है। जस्ट इसके ऊपर जो बार यूज़ हुआ है वो आपका क्रॉस बार या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। देखो यहाँ पे भी ये शॉर्टर स्पैन है, जबकि यहाँ पे भी इसके अंदर में ये क्रॉस बार, इसको मेन बार बोल सकते हैं। बट लेकिन इस कंडीशन में इसको मेन बार नहीं बोलेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलेंगे, ठीक है, टॉप में। और क्योंकि ये टॉप एक्स्ट्रा के बार की यूज होता है। अगर टोटली डबल रेनफोर्समेंट आप स्लैब में यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो मेन एंड क्रॉस आता है,
टॉप स्लैब में भी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि ये टॉप एक्स्ट्रा बार है, जैसे हम बीम के अंदर यूज़ करते हैं, ये आपका टॉप एक्स्ट्रा है स्लैब के लिए, और उसके जो नीचे यूज़ किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है। उसके अंदर जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये हमें काफ़ी लोग गलती कर देते हैं कि पहले जैसे भी सब मिलता है वो ऐसे ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो जो टेंशन होता है आपका, जो बॉटम का जो सारा जो लोड आता है, इफ़ेक्ट करता है, जो टेंशन इलोंगेशन में रेजिस्ट करता है, वो बॉटम स्टील बार यूज़ करता है। उसके ऊपर जो आप टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हो, क्रॉस बार यूज करते हो, वो आपका एक तो मेन बार, जैसे कि आपकी ये मेन बार है, इसकी स्पेसिंग को बना के रखता है ये वाला बार, ठीक है। उसका जो दूसरा इसका जो बेनिफिट रहता है, ये रहता है कि जो आपका मेन बार है उसकी स्पेसिंग को, प्लस आपका जो लोड आ रहा है, अगर स्लैब हमारी इस तरह बैंड कर रही है, इस डायरेक्शन में बैंड कर रही है अलोंग विद शॉर्टर स्पैन, तो ये जो उसको रजिस्ट कर लेगा, जिसको बैंडिंग मोमेंट को वो कम कर देगा क्रॉस बार, ठीक है। तो ये अगर आप 1 वे 2 वे स्लैब के अंदर बॉटम जो यूज कर रहे हैं 12 mm का, तो टॉप में भी 12 यूज कर सकते हैं, बट लेकिन यहाँ पे उसका जो लोड है वो बढ़ा देगा अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर में कर रहे हैं तो, ठीक है। जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी यील्ड स्ट्रेस होती है, जिस डिपेंड करता है ये सरिया पे जी कौन सा सरिया यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 550 HD हाई डक्टिलिटी, ठीक है। आपका ये हाई डक्टिलिटी मटेरियल है, 550 यील्ड स्ट्रेस है पर mm², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप देख पा रहे होंगे मेन बार, यहाँ पे मेन बार यूज किया, उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा बार यूज किया है, तो ये हमारा इसको बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कभी भी ओवरलैपिंग लेंथ जो है आपके स्लैब में बीच में ना प्रोवाइड करें। उसका ये रीज़न रहता है कि जब भी हमारा जो स्लैब के ऊपर मैक्सिमम लोड आता है, एक तो खुद का जो डेड लोड होता है स्लैब का, और उसके ऊपर खुद के डेड लोड होने की वजह से जो स्पैन होता है वो बढ़ जाता है, और प्लस आपका बीच में मैक्सिमम लोड आता है स्लैब के ऊपर, ठीक है। अगर लाइव लोड आता है, डेड लोड आता है, तो मैक्सिमम बीच में आता है। तो उस कंडीशन में अगर आप बीच में ओवरलैपिंग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो फेल होने के चांस रहता है, वो बैंड और स्लिप होने के चांस रहता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो L/4 होता है, स्लैब का L/4 जो स्पैन होता है, उसका वहाँ पे ही आप ओवरलैपिंग प्रोवाइड करें। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका जो स्लैब होता है यहाँ से क्या करता है, ये स्लैब को बीच में बैंड हो जाता है, और इस एंड पोर्शन में क्या होता है, इसको बीच में से जस्ट नीचे क्या होता है, कैंटिलीवर की तरह सपोर्ट करता है, नीचे बैंड नहीं होता। ये क्या करता है, नीचे बैंड नहीं होता, ओनली पकड़ के रखता है। जैसे कि आप किसी सपोर्ट पे रखो, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो थोड़ा सा भी सहारा आप लगा के रखेंगे तो ये क्या है, ये उस पर पकड़ के रखता है, ठीक है। ये चीज़ इसको हल्का से ये बैंड नहीं होने देगा। किसी चीज़ को आप सैंपल देख लेंगे, इसका ये जैसे कि स्टील बार है, इसका जो मैक्सिमम लेंथ अगर पीछे रहती है, अगर इस पर हम जैसे कि यहाँ पर सरिया, कोई सरिया हमने रखा एग्जांपल के लिए, अगर हम उस पर कोई लोड डालते हैं तो ये जो बैंड है ये इसको थोड़ा बैंड होने की चांस करेगा। वहाँ से क्या होगा, सिर्फ बीच में से ऐसे बैंड होगा, पर लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में बैंड होगा, इस डायरेक्शन बैंड होगा। तो वो क्या करता है, स्लैब के साथ में बीम के साथ में क्या करता है, इस सपोर्ट को वो कैंटिलीवर सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि वो नीचे बैंड नहीं होने देगा। तो इसीलिए इसको जो स्लैब वो एंड सपोर्ट की जो हॉगिंग एंड सैगिंग जो सपोर्ट होती है, एंड सपोर्ट में क्या करता है, वो उसकी जो स्लैब की जो रेनफोर्समेंट हम बढ़ा देते हैं वहाँ पे, और ओवरलैपिंग यहाँ पे रहती है, तो वो उसको बैंड नहीं होने देगा। ये चीज़ क्या होगा, नीचे बैंड नहीं होने देगा, बट लेकिन बीच में आने पर वो बैंड होगा और स्ट्रेस रहेगा, वो इलोंगेशन में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ओवरलैपिंग लेंथ खुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए ओवरलैपिंग लेंथ हमें साइड में प्रोवाइड करें L/4 के अंदर, ठीक है। तो ये मिस्टेक होती है, ये मिस्टेक कभी ना करें गलत। उसके बाद मैक्सिमम जो स्पेसिंग रहती है स्लैब के अंदर, मैक्सिमम आप कम से कम 8 इंची रखें, ठीक है। मैक्सिमम आप 8 इंची रखें और मिनिमम आपकी 4 से 5 इंची रख सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी डाई ऑफ स्टील बार क्या रखते हैं, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड ग्रेड ऑफ स्टील क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप मिनिमम 4 इंची से यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 इंची यूज़ कर सकते हैं कंडीशन के अंदर। उसके बाद ओवरलैपिंग लेंथ हो गया, वो स्पेसिंग हो गया आपका। उसके बाद आपके जो टॉप एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि आपका ये टॉप एक्स्ट्रा, जैसे कि आपने 1 वे या 2 वे स्लैब के अंदर बेंटअप बार यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद बड़ी मिस्टेक जो रहती है वो आपकी स्लैब के अंदर आपने जो
आउटर जो फेस होता है, बीम का जो आउटर फेस होता है, वहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपका मेन बार है, मेन बार में कोशिश करना चाहिए कि वो एल दे दे, बट लेकिन यहाँ पे 90% है वैसे होते हैं कि नहीं देते हैं। बट लेकिन जो टॉप एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि आपने ये टॉप एक्स्ट्रा बार जो यूज करा है, उसमें कम से कम आप एल यूज ज़रूर करें। ठीक है, सो एल कम से कम आपकी 200 mm ज़रूर रखें, एल जो होती है टॉप एक्स्ट्रा की। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो टॉप एक्स्ट्रा बार है, ये टॉप एक्स्ट्रा गया, इसकी कम से कम आप एल 200 mm ज़रूर रखें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका जो बीम के अंदर और जो एंड सपोर्ट रहता है, वो इसको स्ट्रेस जो आपका खिंचाव होती है बीम के अंदर, जैसे कि आपने बीच में से लोड आएगा तो वो स्ट्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए बीच में एल प्रोवाइड कर देंगे टॉप एक्स्ट्रा के अंदर, तो वो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसको इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो टॉप एक्स्ट्रा होता है अल्टरनेट, जैसे कि टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा, तो टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं यहाँ से इस कॉलम के जो स्पैन है जैसे कि 12 फीट है, तो L/3 पे टॉप एक्स्ट्रा बार यूज किया जाता है। तो L/3 हम मिनिमम कितना लेते हैं, 12 फीट को हम 3 से भाग कर देंगे तो 4 फीट आ जाता है, तो इसीलिए बीम से 4 फीट यूज़ करेंगे। तो L/3 से लेकर आप L/4 तक यूज कर सकते हैं। 12 फीट को हम 3 से भाग करेंगे तो 4 फीट आता है, वो आपका आ गया L/3। अगर L/4 यूज कर रहे हैं तो वो 12 को भाग करेंगे आप 4 से, जैसे कि 12 फीट स्पैन है, 4 से भाग कर देंगे तो 4 फिर 12 तो 3 फीट, तो आप यहाँ पे 3 फीट की ले सकते हैं। बट लेकिन इस कंडीशन में आप मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड के लिए, सेफ लोड के लिए आप L/3 से लेकर L/4 तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया कि L/4 लिया गया है बीम के अंदर, तो वो मिनिमम आप L/4 एंड मैक्सिमम आप L/3 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉप एक्स्ट्रा बार होता है। उसकी स्पेसिंग यहाँ पे ज़्यादा रखी गई, जैसे कि 300 आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बट लेकिन ये स्टील को सेविंग करने के लिए यहाँ पे ये सफिशिएंट है। बट लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो बेंडिंग होता है वो सपोर्ट पे होता है जैसे कि L/8 पे होता है, L/7। तो यहाँ पे क्या गया L/7 के ऊपर ये टॉप एक्स्ट्रा इसके बीच में डाल दिया गया कंटेनमेंट बार। ठीक है, ये टॉप एक्स्ट्रा हमारा L/4 से लेकर L/3 से L/4 और प्लस आपका ये L/7 से L/8, ठीक है, L/8 तक का ये बीच में आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि जो मैक्सिमम स्टील है वो आपका सेविंग हो सके। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आप 8 mm का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टॉप एक्स्ट्रा के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया 8 mm का, ताकि जो एक तो स्पेसिंग है टॉप एक्स्ट्रा की वो प्रॉपर रखता है, प्लस आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर रखता है इस तरह से। और उसके बाद हमेशा चेयर ज़रूर प्रोवाइड करें, जो इसकी जो स्पेसिंग है टॉप एक्स्ट्रा एंड बॉटम रेनफोर्समेंट का, इन जो डबल मैश होता है इनके बीच में चेयर ज़रूर प्रोवाइड करें, ताकि जो इन पे स्पेसिंग है वो बनी रही और कंक्रीट कास्टिंग के टाइम पे जो इनकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, और स्लैब कास्टिंग के टाइम हमेशा ज़रूर यूज करें कि 20 से लेकर 25 का कवर ब्लॉक यूज करें, वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, तो ये MS प्लेट लगाते हैं या फिर आप प्लाईवुड की सेंटरिंग करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो सेंटरिंग होता है, क्या सेंटरिंग और सेंटरिंग में क्या डिफरेंस रहता है कि जो सभी मटेरियल होता है आपका सेंटरिंग मटेरियल रहता है। लेकिन अगर स्लैब की जो पूरी स्लैब कास्टिंग और स्लैब के लिए जो सेंटरिंग लगाई जाती है आपकी, आपकी जो सेंटरिंग मटेरियल होता है जो इस पोजीशन में लगाया जाता है उसको सेंटरिंग बोला जाता है। ठीक है, जो सेंटरिंग के जो नीचे जो सपोर्ट लगाया जाता है उसको आपको स्टेजिंग, और स्टेजिंग के अंदर जो आपके जो प्रोब्स होते हैं, बल्लीज होती हैं, वो आता है। उसके बाद जो बीम देख रहे हैं, बीम की जो साइड होती हैं उसको भी शटरिंग बोला जाता है। ठीक है, इसको साइड से आपकी जैसी भाषा में आप साइड से बोल सकते हैं, कोई साइड से हैं ये आपकी, तो ये शटरिंग रहेगी। अगर आप कॉलम कास्टिंग करें तो कॉलम की जो चारों साइड लगती है उसको फॉर्म वर्क बोला जाता है। तो फॉर्म वर्क क्या हुआ, किसी भी चीज़ को आपको मोल्ड करना है, कंक्रीट को जब मोल्ड करना है तो उसको मोल्ड करने के लिए जो आपने चारों तरफ से आपको फॉर्म वर्क किया, जो आपने शटरिंग यूज़ करी, तो उस कंडीशन में जो क्या हुआ, फॉर्म वर्क हो गया। तो मटेरियल आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका प्लाईवुड का हो सकता है, MS का फॉर्म वर्क आता है, MS का जो फर्मा बनवा सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये है कि जो आप MS की जो प्लेट से आप सेंटरिंग करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो टेप हैं और सेंटरिंग ऑयल क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका बेनिफिट भी रहता है, डिसएडवांटेज चीज़ भी रहता है। जो टेप होती हैं, तो वो जो टेप होती है, जो आपके प्लेट देखा होगा ना जिसमें गैप कम रहते हैं, तो उस कंडीशन में टेप यूज करेंगे।
जो टेप लगाने से क्या होगा कि जो आपका प्लेट का सरफेस है, जैसे कि दो प्लेटों का जो जॉइंट का जो सरफेस होता है वो प्रॉपर से एक हो जाएगा, तो जो सरफेस है प्रॉपर सही आएगा। ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो आपका कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट स्लरी होती है, तो आपका जो कंक्रीट बनता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर से मिक्स होके बनता है। बट लेकिन जो उसके अंदर जो बारीक पार्टिकल्स होता है सीमेंट और सैंड और वाटर, वो क्या होता है का कंक्रीट को एक बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाता है। ठीक है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बनाता है, तो वो क्या होगा, बॉन्डिंग मटेरियल हो गया आपका सीमेंट। अगर सीमेंट ही आपका जो स्लरी होती है, जो वाटर लगते टाइम पे क्या होगा कि जो पानी होता है उसका जो सीमेंट होता है वो सारा जो इन जॉइंट के जरिए से नीचे निकल जाता है। तो इसीलिए जो टेप है प्रॉपर यूज करें, ताकि जो सीमेंट स्लरी प्रॉपर नीचे से अच्छी फैल जाए, वो कंक्रीट के साथ में मिक्स हो जाए और सरफेस आपके स्मूथ आ जाए। नीचे का जो बॉटम है वो आपका कहीं पे हनीकॉम्ब के चांस ना रहे। जब अगर सीमेंट स्लरी सारी नीचे निकल जाएगी तो वो हनीकॉम्ब के चांस ही ज़्यादा रहते हैं और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको वीक कर देता है। जैसे यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे, जो आपकी जो टाइल्स, जो आपकी एमएस की जो प्लेट आती हैं उसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर रिविट्स, जो आपने देखा होगा जो रिविट्स लगी रहती है। तो एक तो इसका ये होता है कि ईज़िली आपके जो ऑयल यूज करते हैं तो आसानी से वो डीसेटरिंग में ईजी हो जाता है। डीसेटरिंग करते प्लेट को खोलते समय आसानी हो जाता है। अगर ये प्लेट निकालते हैं तो उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है और नीचे जो डीसेटरिंग करता है, जो सेटरिंग वाला इसको रीसेटरिंग करता है, इसको खोलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लेटें होती है कंक्रीट के साथ में फंस जाती है साइड में, तो उसको निकालने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो इसलिए ये ऑयल यूज़ करते हैं। उसके बाद ये बेनिफिट ये रहता है कि जो सरफेस होता है कंक्रीट का वो स्टिक नहीं करता है। जैसे कि आपने देखा हो, जैसे कभी कहीं जब प्लेट होती हैं वो रफ सरफेस में होती है और कंक्रीट इसके अंदर चिपक जाती है, तो ये प्लेट अच्छे से इसको चिपक जाती है प्लेट कंक्रीट के साथ में। दूसरा ये रहता है कि प्लेट को हम इसको रिमूव भी कर देंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस जो इसका जो बॉटम सरफेस है कंक्रीट के जो स्लैब का सीलिंग का जो सरफेस है वो प्रॉपर रफ आएगा, बहुत ज़्यादा उसको कहीं पे ज़्यादा रफ आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये ज़रूर रहता है। अगर कहीं पे गैप ज़्यादा है तो वहाँ पे उसको फोमवर्क से आप उसको प्लाईवुड से लगा सकते हो, या फिर एक आपका प्लाईवुड का जो वुडन का एक गत्ता आता है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। और तीसरा ये रहता है कि जो पीओपी आप यूज़ करते हैं, पीओपी जैसे कि आपने देखा हो कहीं भी मिक्स पीओपी लगाई हुई है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं पीओपी लगाई गई है। ठीक है, जैसे कि ये जॉइंट है, तो जॉइंट के अंदर कहीं पे जो सीमेंट स्लरी है प्रॉपर ना निकले तो यहाँ पे पीओपी डाल दी गई है। तो इसी तरह अगर जॉइंट ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि कोई जॉइंट ज़्यादा मोटे आ जाते हैं, तो उसमें एक सरिया से अच्छे से डाल के उसको प्रॉपर पीओपी कर देंगे, तो पीओपी के ऊपर वो आसानी से सेफ रहेगा। आपके कंक्रीट का जो मटेरियल है वो जॉइंट से जरिए से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो टेप। उसके बाद जो सेटरिंग ऑयल है वो ही हमेशा सेटरिंग में यूज करें। जो ब्लैक ऑयल है, जो काला तेल होता है, जो गाड़ियों का जो जला हुआ तेल होता है, मोबिल ऑयल जो इसका बोलते हैं, इंजन ऑयल बोलते हो आप, तो ये यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि जो आप जो इस देखा होगा इसके अंदर जो स्मूथनेस होती है, चिकनाहट जो उसके अंदर होती है वो ज़्यादा होती है। अगर इसमें आप वाटर भी मिक्स करते हो तभी भी ये जलता नहीं, मतलब ये ज़्यादा स्मूथनेस बनाता रहता है। उसके बाद इसमें देखा होगा आपने चलने के टाइम पे, सरिया को बिछाने के टाइम पे, तो जो ऑयल होता है, जो सभी प्रॉपर्ली से जो ऑयल होता है, ये सेटरिंग का जो ऑयल रहता है, जो आपका काला तेल रहता है, तो प्रॉपर सरिया में लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रॉपर अच्छे से पूरे सरिया में अच्छे से लग चुका है, और इसकी कंक्रीट के साथ में जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा। स्टील के अंदर जो रिब्स बनी रहती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल जो रिब्स होती है, जो आपका जो टोर बार होता है, कंक्रीट के साथ एक टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा सेटरिंग ऑयल ही यूज़ करें। अगर आप ये यूज़ भी कर रहे हैं तेल, तो कम से कम सरिया को बिछाने से पहले कम से कम 3 दिन पहले आप सेटरिंग को ऑयल को यूज़ कर ले, ताकि तो इतना टाइम नहीं होता कि सेटरिंग लगाई तुरंत आपने सरिया को यूज़ करना होता है, ताकि आपके पास इसका जो कॉस्ट होता है सेटरिंग का वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक दिन का ही जो रेंट होता है सेटरिंग का काफ़ी हो जाता है। तो इसीलिए ये ऑयल ना यूज करें। अगर आप यूज़ भी करना है तो बहुत ज़्यादा इसमें वाटर मिक्स ऐड कर दे, कम से कम 50% में, और उसका हल्का ऑयल यूज कर ले। कहीं कहीं पे जो आपने देखा होगा तो ये सूख जाता है। ठीक है, तो कम से कम 1-2 दिन पहले ही इसको लगा दें, ताकि जिससे ऑयल है आपका सेटिंग में ना लगे।
तो देखा होगा आपने, मोस्टली जो ऑयल है चलते चलते टाइम में आपके पैरों में लगे, पैरों के साथ में चप्पल जैसे होता है, तो उसके साथ साथ ये पूरे स्टील के अंदर लग जाता है। तो इस वजह से जो कंक्रीट के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो स्टील को छोड़ देता है। उस कंडीशन में ओनली स्ट्रेन की स्ट्रेंथ रह जाती है, स्टील की अलग हो जाती है, कंक्रीट की अलग। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कम्प्लीटली जो ऑयल है वो स्टील पे चिपक चुका है। अगर आप इसमें देखे होंगे पूरा कंक्रीट इसमें नहीं बन पाएगा, जो कंक्रीट की जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी इस कंडीशन में। तो ये शटरिंग का जो ऑयल होता है वो ही यूज करना चाहिए। वो आपको पास में ही की शॉप से मिल जाएगा, हार्डवेयर शॉप से, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काले तेल की जो डिसएडवांटेज बताई है, जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे आप, स्टील के अंदर प्रॉपर अच्छे से ये स्टील के अंदर लग जाता है। और टेप का तो एडवांटेज है, पर लेकिन जो शटरिंग ऑयल है, काला तेल, वो यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो स्टील के अंदर क्या होता है कि जो स्टील होता है, और आपको पता है कि जो कंक्रीट बीम होता है एक आपका टेंशन मेंबर होता है। ठीक है, कंक्रीट के अंदर एक खुद की स्ट्रेंथ रहती है, कंक्रीट की एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। तो उसको आपने देखा हो, जो कंक्रीट क्यूब होता है उसको आप क्रश करते हो तो वो क्रैक्स आ जाते हैं। अगर उसी कंक्रीट को फॉर्म में, बीम की फॉर्म में आप कास्टिंग करते हो, उसके ऊपर लोड डालते हो, आसानी से टूट जाएगा बीच में से। अगर हम उसमें स्टील को प्रोवाइड कर देंगे, जैसे बीम की तरह आप उसमें आप प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोवाइड कर देंगे, तब उसको बैंड टेस्ट करेंगे तो आपने देखा होगा मैक्सिमम लोड आने पर वो ओनली बैंड होगा। बीम में आपने देखा ओनली बैंड होगा और माइनर क्रैक्स आएंगे, और मैक्सिमम लोड आने पर वो जस्ट ओनली बैंड हो जाएगा, पर लेकिन वो टूटेगा नहीं। इसीलिए इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर कंक्रीट के अंदर इसमें हम यूज़ करते हैं तो, लेकिन जो उस कंक्रीट के अंदर पकड़ होती है, जैसे डेवलपमेंट लेंथ की होती है एंड सपोर्ट पे, एल पे, तो लेकिन अगर उसमें ऑयल लग जाएगा, सेटरिंग ऑयल लग जाएगा, तो लेकिन जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट की, आपने देखा होगा अगर आप ऑयल को यूज़ करें, जैसे कि यहाँ पे ऑयल रखेंगे आप कंक्रीट, इसके ऊपर आप कास्टिंग कर देंगे तो आसानी इसको रिमूव कर सकते हो नेक्स्ट डे। वही स्टील का ये रहता है। अगर आप कंक्रीट इसके अंदर प्रॉपर से चारों तरफ यूज करेंगे, कंक्रीट को आप क्रश भी करके देखोगे तो देखना आप यहाँ पे कोई भी पकड़ नहीं बन पाएगी कंक्रीट की। ठीक है, तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज है सेटरिंग, जो काला तेल होता है इसका पूरा स्मूथ। स्लैब का जो रेनफोर्समेंट होता है, जो सरिया हम बांधते हैं बीम में, कॉलम में, अगर आप घर बना रहे हैं तो घर बनाते समय छत में जो सरिया प्रोवाइड किया जाता है एंड बीम में जो सरिया प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें जो गलतियां होती हैं वो ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ओनर होता है, जस्ट मिस्त्री के भरोसे ही वो छोड़ दिया जाता है। मिस्त्री से बोल दिया जाए ये सरिया बांधना है या बस सब काम हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप छत बनवाए तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियर है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, अगर आप फ्रेशर है तो इसके लिए भी है, अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गलती होती है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो हो रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो कंसील्ड बीम होता है, कंसील्ड बीम आपने देखा होगा जो कंसील्ड लगा हुआ है लाइट के लिए, जो छज्जे में यूज़ की जाती है, फिर स्टेयरकेस के लैंडिंग में यूज़ किया जाता है। कंसील्ड में देखा होगा आपने कि ये बाएँ जो अपने कंड्यूटिंग पाइप जो प्रोवाइड किया हुआ है, ये रेनफोर्समेंट की चलने से, ये फुटने से ये डाउन हो चुका है। और इसका जो सभी जो कंडूटिंग जो हॉल्स हैं ये अप डाउन की वजह से भी हुआ है, एंड इसकी जो हाइट है उसकी वजह से भी हो चुका है। तो कंसील खरीदते समय भी आपको ये ध्यान देना है कि जिसको हॉल्स है वो प्रॉपर होने चाहिए, और इसकी हाइट है वो भी आपको ध्यान देना चाहिए, कम से कम आपकी 3 इंची हो या फिर स्लैब के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, एक तो ये कंसील्ड का हो गया कि ये इसमें बाइंडिंग जब भी वो वायर के प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें वो ध्यान नहीं देगा कि ये कैसे मिस्टेक हो गई, तो उसको तब ये प्रोवाइड नहीं, तार वायर इसके अंदर से नहीं जाएगा तो उसको ये स्लैब काटनी पड़ेगी। तो इस तरह से फिर वाल के अंदर तो इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आप बालकोनी बनवा रहे हैं, जैसे कि छज्जा है, तो छज्जा बनाते समय तो उसका लेवल 1 हो जाता है, बट लेकिन अगर आप बालकोनी बना रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बालकोनी का जो मेन रेनफोर्समेंट है बॉटम का जो गया हुआ है वो 3 इंची मैक्सिमम या 2 इंची डाउन गया, क्योंकि बालकोनी में क्या करते हैं कि वो पानी बालकोनी का पानी कमरे के अंदर ना जाए, इसलिए वो डाउन रख लेते हैं। तो इस बेस पे ये 2 इंची डाउन है। तो इस बेस पे क्या किया है कि जो रेनफोर्समेंट है टोटल बॉटम का भी क्रैंक कर दिया है एंड टॉप का भी क्रैंक कर दिया है। छज्जा के अंदर जो बालकनी में जो कैंटिलीवर होता है उसके जो अंदर जो टेंशन होता है वो टॉप के अंदर होता है,
और बॉटम में कंप्रेशन होता है। वहीं पे हम इसकी बात करते हैं तो स्लैब के अंदर जो दोनों सपोर्ट होता है तो उसमें बॉटम का जो सरिया टेंशन में होता है। टेंशन मेंबर कौन सा होता है? जब बीम होता है, स्लैब होता है टेंशन, एंड कंप्रेशन मेंबर आपके जैसे कॉलम हो गया तो कंप्रेशन मेंबर हो गया। कंप्रेशन मतलब दोनों तरफ से दबाव आना, और टेंशन मतलब दोनों तरफ से खिंचावट आना। ठीक है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो ये स्लैब पर लोड पड़ेगा तो ये टेंशन होगा, तो ये क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी। और जिसकी लेंथ घटती है वो कंप्रेशन होगा, जिसकी लेंथ बढ़ेगी तो वो आपका टेंशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं किसी इंसान को टेंशन हो गई तो उसकी क्या बोलते हैं? रुकावटें बढ़ रही है। चलो यहाँ पे जैसे कि 2 इंची डाउन है तो इस बेस पे क्या होगा? टॉप बॉटम का रेनफोर्समेंट भी डाउन हो चुका है, टॉप का। अगर ये एक ही लेवल में रहता है तो बेस्ट है। ये क्रैंक वहाँ प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे हम बेंटअप बार 1 वे एंड 2 वे स्लैब में दिया जाता है। वो जो इसकी स्पैन होता है और जो एंड सपोर्ट को, ताकि जो बैंड होता है वो बैंड ज़्यादा लोड आने की वजह से ज़्यादा बैंड यहाँ पे होगा, पर लेकिन बैंड का जो इफेक्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा एंड सपोर्ट से। तो इसीलिए यहाँ पे क्रैंक बार दिया जाता है। ठीक है, तो क्रैंक बार दे सकते हैं या फिर टॉप एक्स्ट्रा बार दे देते हैं, जैसे कंटेनमेंट बार, जैसे कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कंटेनमेंट बार, टॉप एक्स्ट्रा बार। ठीक है, जैसे बीम के अंदर दिया जाता है टॉप एक्स्ट्रा एंड बॉटम एक्स्ट्रा, तो वो एंड सपोर्ट भी दिया जाता है स्लैब के एंड बीम पे, ताकि वो एंड सपोर्ट को रजिस्ट कर सके, ताकि जो लोड बीच में आता है तो वो यहाँ से बैंड होना या फेल होना रुक सके। तो इसीलिए अगर आप छज्जा बना रहे हैं या फिर डाउन रख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप जैसे कि यहाँ पे एक चिमटा लगा के पूरा एक चिमटा भी डाल सकते हैं, ऐसे पूरा बना के। स्लैब की इसके स्पैन ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें बॉटम का रेनफोर्समेंट टॉप में कर सकते हैं, एंड जो छज्जे का बॉटम का रेनफोर्समेंट आएगा वो उसको एल बना के बीम में प्रोवाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको बीच में भी एक बाइंडर यूज किया जाएगा ताकि वो बैंड छज्जे पर रजिस्ट कर सके। ठीक है, दोनों साइड में बीम प्रोवाइड जरूर करें, जैसे कि यहाँ पे यानी यहाँ पे बीम प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इसकी जो स्पैन है, जोड़ाई है वो ज़्यादा है। इस बेस पे आप यहाँ पे छज्जा लटक बीम यूज करें। ठीक है, या फिर आप टेपर्ड बीम यूज कर सकते हैं। टेपर्ड बीम में भी रजिस्ट प्रॉपर्ली सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, जैसे कि छज्जे में भी टेपर्ड यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे थिकनेस 5 इंची कर सकते हो एंड टॉप में 4 इंची यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पे आपको और गलती मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि इसकी स्पेसिंग, जैसे कि ये बाइंडर आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाइंडर यूज किया हुआ है। सबसे मेन जो रेनफोर्समेंट होता है, मेन बार का जो यूज़ होता है, और उसमें जो हम जो क्रॉस बार यूज करते हैं वो तो मेन स्पेसर बार की प्रॉपर इसको बना के रखता है स्पेसिंग। ठीक है, दूसरा ये यूज़ करता है कि जो सबसे ज़्यादा लोड आता है शॉर्टर स्पैन पे आता है, उसको रजिस्ट करने के लिए हम क्रॉस बार यूज करते हैं, और मेन बार की स्पेसिंग प्रॉपर रखने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो इसी बेस पे इसकी स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जो इफ़ेक्ट है, जो कि जो बॉन्ड कंक्रीट के साथ वो बॉन्ड होता है वो प्रॉपर हो सके, तो इसलिए इसकी स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद जो मिस्टेक्स हैं होती हैं वो कवर ब्लॉक होता है। अगर आप कवर ब्लॉक यूज़ नहीं करेंगे तो जो रेनफोर्समेंट का सबसे मेन एडवांटेज होता है वो होता है बॉन्ड का। तो सरिया हम कंक्रीट के अंदर प्रोवाइड क्यों यूज करते हैं? एक कंक्रीट भी खुद के अंदर एक अच्छा टेंसर, एक अच्छा कंप्रेशन मेंबर है कंक्रीट भी, उसको स्टील हम बीच में उसमें यूज कर देंगे तो उसका जो टेंशन रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा देगा। तो इसी बेस पर अगर कोई कंक्रीट लेंगे तो उसके ऊपर अच्छे से दबाव करेंगे, जैसे कि कंक्रीट क्यूब को हम टेस्ट करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, वहीं पे हम बीम का भी लोड टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर अगर बीम को ही टेस्ट करेंगे तो वो आसानी से इफेक्ट कर लेगा। अगर उसमें आप सरिया यूज कर देंगे तो बैंड आने पे वो ज़्यादा इफेक्ट, बहुत ही कम टेंशन लेगा। ठीक है, मतलब लोड ज़्यादा लेगा इस बेस पे। तो इसीलिए स्लैब एंड बीम में कॉलम के अंदर सरिया यूज किया जाता है उसकी टेंशन रेनफोर्समेंट को बढ़ाने के लिए। इसलिए हम स्लैब के अंदर ये सरिया यूज करते हैं ताकि इसकी जो स्लैब है कंक्रीट है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बढ़ा सके। ठीक है, तो कंक्रीट जैसे कि हम कंक्रीट को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन सरिया को भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो कॉस्ट है उसको कम कर देता है सरिया कंक्रीट के। तो इसी बेस पर सरिया को यूज़ करें। कम से कम भी कवर ब्लॉक इसमें 25 mm का होना चाहिए। ठीक है, 20 से 25 mm का ले सकते हैं, डिपेंड करता है थिकनेस पे। तो कम से कम आपको 20 mm का कवर ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कवर ब्लॉक क्या यूज हुआ है? ओनली 10 mm का। क्या किया है? कवर ब्लॉक की कॉस्ट को बचाने के लिए एक पत्थर का यूज कर दिया गया जिसकी जो थिकनेस है ओनली 10 mm है। वो भी कहीं कहीं पे लगा हुआ है, कहीं पे नहीं है, इस वजह से शटरिंग पे चिपक चुका है। और कंक्रीट हम कास्टिंग करेंगे तो जो सरिया क्या हुआ, बिल्कुल बॉटम में चले गया।
तो इसकी जो टेंसाइल इन्फोर्समेंट बिल्कुल कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, और इन फ्यूचर में इस पर लोड आएगा तो वो स्लैब 90% फेल हो जाएगी। तो इसी बेस पर हमेशा यूज करें। कवर ब्लॉक जगह जगह पे यूज़ होना चाहिए। आपका जो जाल है वो स्ट्रिंग से उठा ज़रूर होना चाहिए, कम से कम 20 mm। अगर आप कवर ब्लॉक नहीं खरीद सकते हैं तो कंक्रीट के आप साइड पे ही बना लीजिए, ठीक है। तो या फिर मार्केट से कहीं पे भी आप कोटा स्टोन होता है, कोटा पत्थर होता है, वो टुकड़े पड़े रहते हैं, तो पत्थर के वहाँ से आप कोटा स्टोन भी खरीद सकते हैं, वो भी आपको चीपेस्ट रेट पड़ेगा। तो ये कवर ब्लॉक बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो कवर ब्लॉक रेडीमेड भी मिल जाते हैं, वहाँ पे भी आप परचेज़ कर सकते हो। पीवीसी एंड कंक्रीट के भी यूज आते हैं। तो उसके बाद जो मिस्टेक्स होती है, जैसे कि बीम में देख सकते हो कहीं पे बीम बिल्कुल ये शियर कर गया, ये पहले से ही शियर कर गया बीम। तो ये क्या हुआ कि बीम पूरा फेल होगा। डाउन करते समय देखना कि रिंग्स पूरा बैंड हो गया, ठीक है। तो बीम रिंग्स हम प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो टेंसाइल इन्फोर्समेंट को बढ़ाने के लिए प्लस से बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए इसमें रिंग्स प्रोवाइड जरूर होने चाहिए। पर लेकिन इसकी स्पेसिंग है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। देखो कितनी स्पेसिंग ज़्यादा बढ़ा दी है इसमें। कम से कम आपकी इसमें 8 इंची से ज़्यादा स्पेसिंग ना रखें। और सपोर्ट जैसे कॉलम होता है ना, उसके पास में कम से कम स्पेसिंग कम रख दे, और यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये हुक्स पर, ये जो हुक होते हैं ये भी अल्टरनेट होने चाहिए। एक हुक यहाँ पे होता है तो दूसरा हुक यहाँ पे कर सकते हैं आप। ये मिस्टेक्स होती हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है कॉलम के अंदर। जब भी आप बीम प्रोवाइड करते हैं तो आपने देखा होगा जो ये सरिया है, ये बीम बांधते समय क्या होगा, ये अंदर चले गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम का जो सरिया है बीम का, ये आपका बाहर आया हुआ है, एंड जो बीच वाला जो सरिया है बीम का, वो यहाँ से निकलता हुआ ये सरिया के बाहर से आ गया कॉलम के। तो इस वजह से क्या हुआ, ये सरिया हमारा अंदर चले गया। तो ये बीम प्रोवाइड करते समय ये भी मिस्त्री ने मिस्टेक कर दिया। तो इसको आप ध्यान में रखें कि ये जो कॉलम है ये प्रॉपर सरिया है। तो अब क्या करेगा, सरिया वाला यहाँ पे अलग से एक एक्स्ट्रा सरिया खड़ा करेगा, तब जाके उसमें यूज़ होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे घट जाएगी, ठीक है। तो ये भी यूज करें। और उसके बाद सबसे बेस्ट रहता है कि इसमें जैसे कि सरिया हो चुका है तो यहाँ पे एक मास्टर रिंग प्रोवाइड कर दे बॉटम में, इसके पास में ही, ताकि उसके पास इसकी जो स्पेसिंग होती है सरिया की प्रॉपर बनी रहे और स्लैब कास्टिंग होने